धरती पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में विशाल प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जैसा उपासक जी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से मिलने आना, ये उनकी डिमांड भी है और ये उनका निवेदन भी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ऐसा दिन चुनना कि दोनों काम हो जाए, मैं उनका निवेदन और डिमांड पे भी खरा उतर जाऊं और उस ऐतिहासिक दिन मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में दीक्षा भूमि को नमन भी करूं। और सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं क्योंकि आज हम लोग 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इस रूप में मना रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की बुराइयों से निकलने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म का मार्ग दिया है। और उस मार्ग पर चलकर हमने अपनी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए और बहुत सारी कुरीतियों को त्यागने का जो साहस दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भेंट करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित प्रबुद्धजनों, आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें मुझे खुद से ही थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि मैं अपनी बात को आसानी से आपके सामने रख पाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय की कमी के कारण स्वागत नहीं कर पाए। मैं उनका स्वागत उन्हीं के यथास्थान से दिल से स्वीकार करता हूं। और एक लंबा समय आपको इंतजार करते भी हो गया, तो देरी से आने के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि हमें आने में देरी हुई। लेकिन प्रियजनों, ना देर से आने का कोई मन था और ना ही आपके स्वागत को रोकने का कोई मन था। मन में बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे सवाल और आपके जरिए उनके जवाब, इन बातों के साथ समय आगे बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, और यहाँ महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आप उनको महाराष्ट्र में महात्मा कहते हैं, हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण की जो नींव रखी है वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई है। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना, उनको पढ़कर ही बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया कि उनका एक भी अधूरा काम मैं
उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर सकूं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को यह बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम है। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाई बात नहीं कहता, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाई से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे उस देश का इतिहास रहेगा, बाबा साहब अजर अमर रहेंगे, बाबा साहब को कोई नहीं बदलेगा। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के
उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को यह बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम है। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवा भाई बात नहीं कहता, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाई से मिट नहीं सकते। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे उस देश का इतिहास रहेगा, बाबा साहब अजर अमर रहेंगे, बाबा साहब को कोई नहीं बदलेगा। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे, वहीं जाके ग्वालियर में जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया। और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सम्मानित प्रबुद्धजनों, मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो महाराष्ट्र की जो टीम है उसमें जिन साथियों ने योगदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरी प्रसाद उपासक जी, रुपेश भीमराव बागेश्वर जी, मनीष साठे जी, सत्यजीत सालवे जी, डॉक्टर मानसी पवार जी, रूपचंद टोपले जी, मनोज खेरे जी, सुल्तान फतेह अली शाह जी, रविंद्र आरू जी, कैलाश जायसवाल जी, एडवोकेट जुबैर मेमन साहब, किशोर मस्के साहब, नितिन नाग देवते जी, प्रमोद मेश्राम जी, दिगंबर सिंह पलटंकर जी, सिद्धार्थ टांगनकर जी, सिद्धार्थ देवरे जी, सुमित साबले जी, जितेंद्र निकांजे जी, अमोल आहेर जी, श्रीमती नेहाताई जी, सुनील बांगड़े जी, डॉक्टर JB रामटके जी, दत्तराव धाड़े जी, शैलेश कामले जी, गुणवंत गिरडकर जी, प्रभाकर पारधे जी, आशीष नागराले जी, शिलानंद कामले जी और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अपने दायित्व को निर्वहन किया है, मैं उन सभी जिलाध्यक्षों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इनसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं आपका। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। जब वक्ता के सामने शानदार ऑडियंस बैठी हो तो उसका उत्साह 4 गुना बढ़ जाता है। और मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। ये मैंने लहजे बदलाव करना सीखा नहीं, संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उपस्थिति गरिमाएं है और आप अपने अपने साधन संसाधनों से यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। मेरी हिम्मत बढ़ी, कम नहीं हुई, बढ़ी, कई गुना बढ़ी। तो मैं यहाँ की टीम का पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप शायद महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर सक्रिय नहीं तो नहीं जानते होंगे। माननीय काशीराम साहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको मैं नेता मानता हूं क्योंकि हाशिए पे पड़े समाज को जिस तरह का भाईचारा उन्होंने बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों को उत्तर भारत में ले जाके जो पहचान दिलाने का काम उन्होंने किया है। अगर
काशीराम साहब ना होते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी लोग भूल जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, उत्तर भारत में अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कोई लेके गया है, साहू जी महाराज को कोई लेके गया है, और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कार्यक्रम को जिसने पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया, उन मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। संत राम बी प्रजापति जी, मामना राम सुख वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बरमानंद लोधी जी, ये तमाम महापुरुष भी पिछले महापुरुषों से पढ़ पढ़ के उनको जान के उनके रास्ते पे चले। जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं इतने सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं कि बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि ये कौन साहब है, हम तो इनको जानते नहीं। तो जानना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। मैं मुख्य बात पे आता हूं। मैं वास्तविकता में आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा हूं और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हैं, और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना। प्यारे साथियों, एक हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो आईजी लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी आईएएस है, और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है कि जब तक जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो आईपीएस कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके आईजी लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी आईएएस हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हो, उनके पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने। और सबसे बड़ा कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया। ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा। ये बहुत बड़ा तकलीफ दे वो। मेरी आदत है कि मैं सिपाही हूं, लड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हालत ऐसी है कि मुझे इस लेवल के अधिकारियों की, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, जबकि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक का नाम दिया कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाना है। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जैसे जैसे आजादी के बाद
देश को प्रोग्रेस करना चाहता, संवैधानिक मूल्य को अपनाना था। संवैधानिक मूल्य को अपनाने की बजाय इस देश में एक बड़ी शक्ति इस बात के साथ लगी है कि पुनः मनुस्मृति का माहौल बने, पुनः मनुस्मृति का राजकाज आए और भारतीय संविधान के आधार पर जो सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा और समता समानता का राज व्यवस्था चल रही है, ये राज व्यवस्था खत्म। ये बहुत बड़ा सवाल। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए उस व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन माफ करना ठीक है, लेकिन इस देश की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी बैठती थी कि चलिए उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने जो अपराध किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उतनी कार्रवाई करते कि उस आदमी को सबक मिलता। क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि वो आदमी बैठ के ये कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबक सिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता उसने गलत किया है, सही किया। प्यारे साथियों, महाराष्ट्र मैं 1 जनवरी को आता हूं, इस बार मैं अक्टूबर में आ गया। जब मैं महाराष्ट्र आता हूं तो जब मैं चलता हूं उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रास्ते, तो मैं बढ़िया मजबूत जैकेट पहन के प्लेन में बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं वो प्लेन यहां उतरता है पुणे में या मुंबई में, तो वो जैकेट मुझे उठा के रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि वहां से यहां की दूरी में तापमान बदल जाता है, लेकिन समस्या नहीं बदलती। जो समस्या वहां है वही समस्या यहां भी हमारे लोग, अभी मैं कर्मचारियों की मीटिंग में गया था, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी कर्मचारी थे, उनकी मीटिंग में गया था, तो वो भी मुझसे समस्या 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 ही बता रहे थे। मेरी आवाज आ रही है ना? तो वो भी मुझसे कह रहे थे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या। मैं सोच रहा था कि ये सब लोग वो हैं जो हजारों लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, इन पे भी समस्या है, और जिस गांव देहात में मैं जाता हूं वहां भी समस्या है, तो खुशहाल लोग कहां? तो खुशहाल लोग वहीं होते हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इज द मास्टर की। जहां राजनीतिक शक्ति होती है वहीं खुशहाली होती है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। जिनके हाथ में कलम की ताकत है वही बदलाव कर सकते हैं, वही बदलाव की रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, वही पॉलिसी बना के लोगों को लाभ दे सकते हैं। तो यहां ये लगता है कि यहां बहुत लोग पीछे। महाराष्ट्र में मैं आता हूं, सांस्कृतिक मूवमेंट बहुत जो शानदार है, दिल खुश हो जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सांस्कृतिक मूवमेंट के बीज दिखाई देते हैं। मैं जब पुणे जाता था तो कई कई दिन महिलाएं चल के वहां पहुंचती थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके जो है जन्मदिन पे वहां फूल पुष्प चढ़ाने के लिए। जब मैं 14 अक्टूबर का कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे दिखता है लाखों लोग, 4-5 लाख लोग जो हैं वो आ रहे हैं पुष्प चढ़ाने के लिए, दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए, चैत्य भूमि के कार्यक्रम को नमन करने के लिए लोग जाते हैं। फिर मैं 14 अप्रैल का कार्यक्रम देखता हूं तो जगह जगह पे चौराहों पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, रंग लगता है, फूल होते हैं, तमाम मिठाई बांटे, सब कुछ होता है। और जब मैं भीमा कोरे गांव जाता हूं तो देखता हूं पूरा पुणे शहर जो है वो नीले रंग में हो गया है। चारों तरफ स्टेज लगते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, नाच गाने होते हैं। मैं अपने मन में सोचता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता ये बात मेरी आपको अच्छी लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि भाई अब इनका मिशन पूरा हो गया है, क्योंकि इनका मिशन तो आज का यही था कि नाच गाना करके, बढ़िया डीजे बजा के, बढ़िया भोजन वो करके, बढ़िया जो है फूल बरसा के, बढ़िया रंग लगा के हमें ये भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस मनाना है। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपका अपना हूं, आपका खून हूं, आपका भाई हूं, क्या एक दिन 14 अप्रैल मना के, 6 दिसंबर में एक दिन दुख प्रकट करके, 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का हिस्सा बनकर, 1 जनवरी को सूर्य दिवस का हिस्सा बनकर, क्या हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियां दूर हो सकती है? जोर से बताइए, हो सकती है? तो मैं जब सांस्कृतिक मूवमेंट देखता हूं मेरा बड़ा दिल खुश होता है। जब मैं धार्मिक मूवमेंट देखता हूं, या उधर येवला जाते हैं, यहाँ बाबा साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो मैं वहां भी जाता हूं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग देखता हूं। लेकिन राजनीतिक मूवमेंट हमारी कहां? राजनीतिक शक्ति हमारे पास कितनी?
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों की 2-4 बातें आपने मानी, बाकी बातों को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों हुआ।